नमस्कार, प्रणाम। मैं नतमन तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के, अलग अलग विषयों के टॉपिक्स को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। और LLB 3 ईयर्स कोर्स में, LLB 5 ईयर्स कोर्स में हमने बात करी अभी तक 3 ईयर्स के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका पेपर तीसरा है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। शुरू के 2 पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं। तीसरा पेपर आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का है और इसमें आपकी जो 4 यूनिट है, एक बार उसको अगर देख लें तो पहली यूनिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के है कि कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है, कैसे क्या उसके काइंड्स हैं, अप्रोचेस क्या होती हैं, लीगल पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में क्या कैपेसिटी होनी चाहिए टू एंटर, प्रवेश करने की। पीस का कैसे, पीस जो मॉडल्स हैं तमाम सारे कि कैसे शांति को बनाए रखा जाएगा और कैसे अगर कोई विवाद हो रहा है तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से कैसे निपटारा किया जाएगा और कैसे बाध्य करके निपटारा किया जाएगा। उसके बाद लीग ऑफ नेशन और UN चार्टर का एक जो कॉम्परेटिव स्टडी है कि पहले वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बना। लीग ऑफ नेशन के चार्टर में क्या ऐसा तकनीकी खराबी थी, क्या ऐसी दिक्कतें थी जिसकी वजह से वो फेल्योर हुआ, उसका कोलैप्स हुआ। और उस फेल्योर के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो ही गया, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे यूनाइटेड नेशन पिक्चर में आया, कैसे उसको बनाया गया, क्या उसके लिए व्यवस्था की गई। दूसरी यूनिट जो आपकी है वो पूरी UN चार्टर को लेकर के, जिसमें आपको जनरल असेंबली के बारे में पढ़ना होता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में पढ़ना होता है, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ना होता है, मेंबरशिप कैसे उसकी आप ले सकते हैं, एडमिशन कैसे होता है, सस्पेंशन कैसे होता है, उसका रिवाइवल कैसे होता है, विड्रॉल कैसे होता है, और जो तमाम सारे जनरल असेंबली हैं, सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इन सब के जो फंक्शन है, उसका जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का सवाल पूछा जाता है कि कैसे महासचिव की नियुक्ति कैसे होती है, उसका चुनाव कैसे होता है, इस प्रकार की चीजें होती है। तीसरी यूनिट आपकी डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर के है, UN चार्टर से ही संबंधित है। उसमें इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में भी है, ट्राइब्यूनल्स के बारे में भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के विषय में है। और जो चैप्टर 7 में सैंक्शंस हैं उसकी बात है। और UN चार्टर के अंदर जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात है वो है। यूनिट 4 जो लॉ ऑफ वॉर है, उसमें लॉ वॉर का मतलब क्या होता है, जो लॉ ऑफ वॉर है वो है क्या, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आपके सिलेबस में है। और जो जिनेवा कन्वेंशन है 1949 का, उसको लेकर के, टोक्यो न्यूरमबर्ग के जो ट्रायल्स हैं, जीनोसाइड कन्वेंशन है उसको लेकर के, जीनोसाइड का मतलब क्या होता है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है। पहले मैं आपको आगाह कर दूं, पहले चीज के लिए आपको सचेत कर दूं कि इंटरनेशनल लॉ में पिछले कुछ एक आध वर्षों में ऐसा हुआ है कि बिल्कुल सीधे सवाल ना करके आपसे किसी केस का नाम पूछा गया है। वो केस हो सकता है कि पीसफुल जो पैसिफिक मेथड है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो पैसिफिक मेथड है, हो सकता है उसी से संबंधित केस लॉज हुआ। तो आप मतलब जिन भी लोगों ने वो केस देखा हो घबराए कि ये कहाँ से आ गया, जबकि वो पढ़ करके गए थे। उनको अगर थोड़ा सा समझ में आता या थोड़ा उन्होंने डेप्थ में पढ़ा होता तो उनके लिए वो चीज़ बड़ी आसान हो जाती। तो आप भी प्रयास ये करिए। मैं पिछले कई वीडियो में कह भी चुका हूँ, जैसे जूरिस्प्रूडेंस जैसे विषय में, जहाँ पर किसी दार्शनिक या चिंतक का नाम रहता है, मैं बार बार कहता हूँ कि नाम पूरा पढ़ करके जाया करिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको केवल नाम से पूछ लिया जाता है कि फलाने का कोई सिद्धांत बताइए या फलाने का फला थ्योरी बताइए, तो हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये तो दूसरा नाम है, ये है कौन। तो जहां पर केस लॉज हैं उस केस लॉज को थोड़ा सा नोट डाउन अपने नोट्स में करके रखिए, और जहां पर किसी दार्शनिक विचारक और ज्ञानी आदमी का नाम है उस नाम को पूरा पढ़ करके ही तब जाइए। अब अगर सवालों की बात करें तो जो पहला एक सवाल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या होता है, इसके पास क्या इम्यूनिटीज हैं, क्या इसके प्रिविलेजेस हैं, क्या इसके पास विशेषाधिकार हैं और क्या इसके पास उन्मुक्तियां हैं, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है, इस प्रकार का एक सवाल आपको मिलने की उम्मीद रहती है। उसके बाद जो दूसरा सवाल आपके लिए जरूरी सवाल है, एक उसको लीग ऑफ नेशन को यूनाइटेड नेशन के चार्टर से उसकी तुलना कर लीजिएगा। ये देखिएगा कि पहले विश्व युद्ध के बाद क्या ऐसी लोगों को आवश्यकता महसूस हुई कि उन्होंने लीग ऑफ नेशन जैसा, जो राष्ट्र संघ जैसी एक व्यवस्था बनाने की सोची, और लीग ऑफ नेशन में क्या ऐसी दुविधा रही, क्या ऐसी दुर्बलता रही उसकी कि लीग ऑफ नेशन जो है, लीग ऑफ नेशंस जो है वो फेल्योर हो गया, वो सफल नहीं हो पाया, जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो नहीं हो पाया। और उसी के बाद थोड़ा सा आपको पढ़ना है कि वहां से और UN चार्टर बनाने तक उसमें क्या ऐसी चीजें आई कि UN चार्टर में वो चीजें होने के कारण आज तक UN जो है वो सफल है, वो ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। तो एक तो आपको लीगल पर्सनालिटी और उसके प्रिविलेजेस और उसके जो राइट्स हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, उसको देखना है। और दूसरी चीज जो है वो कॉपरेटिव स्टडी आपको करनी है, जो कवेनांट है लीग ऑफ नेशन का और यूनाइटेड नेशन का।
लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशन के उसमें कॉन्वेंट में जब आप पढ़ रहे हो, अंतर कर रहे हो, तो आप यूएन चार्टर को भी कायदे से देख लीजिए कि यूनाइटेड नेशन चार्टर का की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो आपके लिए सवाल है, एक तो आपके लिए सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली दोनों चीज़ जरूरी है। सिक्योरिटी काउंसिल में कौन लोग हैं अभी वर्तमान में है, सिक्योरिटी काउंसिल का जो कंपोजिशन है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख का चुनाव या सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्य कार्य क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल के पास क्या पावर्स हैं, क्या विशेष पावर्स हैं। उसके बाद आपको हूबहू उसी पैटर्न पे जनरल असेंबली के बारे में, सामान्य महासभा के बारे में भी पढ़ना है कि सामान्य महासभा का मतलब क्या होता है, जनरल असेंबली का मतलब क्या होता है। डिस्कस द कंपोजिशन, फंक्शन एंड पावर्स ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार का सवाल आप पढ़ करके आइएगा। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसी तर्ज पे आप सिक्योरिटी काउंसिल को भी देखिएगा कि डिस्कस द कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा परिषद है उसके भी पावर फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को देख लीजिएगा। आपके लिए इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जरूरी है, और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और जो जिनेवा कन्वेंशन है, जिनेवा कन्वेंशन को भी जो जिनेवा कन्वेंशन के प्रोविजंस हैं जिसमें ह्यूमैनिटेरियन लॉ की भी बढ़ चढ़ के बात की गई है, और जो मुख्यतः जो वॉर के समय जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ जाती है कि जिस समय जिस दो देशों में अगर वॉर छिड़ा हुआ है तो कैसे वहाँ पर जो ह्यूमैनिटी है वो बरकरार होनी चाहिए, कैसे आप सिविलियन मतलब कोई एक देश जो है बेलिजरेंट देश है वो कैसे एक देश दूसरे देश की सीमा में घुस करके उसके सिविलियंस को नहीं मार सकता है, महिलाओं को नहीं मार सकता है, दिव्यांगों को नहीं मार सकता है। और अगर कोई व्यक्ति पकड़ा गया है, अगर सरेंडर कोई कर रहा है तो उसको अनावश्यक तरीके से मारा नहीं जाएगा, या उससे कोई ऐसा कुछ कन्फेशन लेना या उसको प्रताड़ित करना, पीड़ित करना कि वो कुछ अपने देश के विरोध में बोल दे, या कुछ भी उससे ऐसा करना जो अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल करके किया जा रहा हो, ये आपको नहीं करना है। आपको नहीं करना है मतलब जो युद्धरत राष्ट्र है उनको नहीं करना है, तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद जो जनरल असेंबली, जब जिस समय आप जनरल असेंबली पढ़ रहे हैं उस समय इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को स्थापित रखने में, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखने में जनरल असेंबली की जो भूमिका रही है, जनरल असेंबली ने जो काम किए हैं उसको देख लीजिएगा। और एक दो दृष्टांत अगर आपके पास हो, इलस्ट्रेशंस आपके पास हो कि फला की युद्ध में जनरल असेंबली ने इस प्रकार से काम किया था और युद्धरत राष्ट्रों के मध्य वार्ता कराई थी या शांति स्थापित करने का प्रयास किया था, तो ऐसे अगर एग्जाम्पल आपको आ रहे हैं तो बहुत बेहतर हो जाएगा, वो आपके लिए ठीक हो जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन लॉ और सिविलियन टाइम ऑफ वॉर के समय जिनेवा कन्वेंशन से आगे बढ़ें, पीस एंड सिक्योरिटी से आगे बढ़ें, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के विषय में भी जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मतलब क्या है और किस लिए उसकी स्थापना की गई है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मतलब क्या है। और जिस समय आप इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, उस समय आपके पास एक ट्रायल है, न्यूरम्बर्ग ट्रायल करके है। खैर पिछली बार आ चुका है न्यूरम्बर्ग ट्रायल, लेकिन अगर आप उसमें लिखते हैं तो ये माना जाएगा कि आप बेहतर पढ़ करके आए हैं, गाइड से पढ़ करके नहीं आए हैं। तो जिस समय आप इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं, जिस समय आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहे हैं, उस समय थोड़ा सा अगर न्यूरम्बर्ग ट्रायल के विषय में लिख सकें तो बेहतर हो जाएगा। जीनोसाइड की डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा, जीनोसाइड का मतलब क्या होता है, जीनोसाइड को लेकर के जो कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हैं वो क्या कहते हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। यूएन चार्टर जिस समय आप पढ़ रहे हैं, यूएन चार्टर की फीचर, तो यूएन चार्टर की फीचर को पढ़ते पढ़ते अगर आप थोड़ा सा उसमें जो संशोधन करने की प्रक्रिया है उसको भी देख करके जाएंगे तो बेहतर होगा। इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सुलझाने के जो पैसिफिक और कंपल्सिव दोनों मेथड्स हैं, एक तो शांतिपूर्ण तरीका है किसी विवाद के निपटारे के लिए, और एक कंपल्सिव तरीका है जो बाध्य करके किसी को है कि आपके ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, आपके रास्ते जो हैं तेल जो जा रहा है आपके यहाँ उसको नहीं जाने देंगे, गैस जो आपके यहाँ जा रही है नहीं पहुँचने देंगे, आपके लिए जो आवश्यक संसाधन है नहीं पहुँचने देंगे अगर आप बात नहीं मानते हैं तो जो पैसिफिक मेथड है और जो बाध्य करके करने वाला मेथड है, दोनों आपको पढ़ करके ही जाना है। तो इस प्रकार से लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन के विषय में पढ़ते हुए प्रिंसिपल जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, जनरल असेंबली हुआ और सिक्योरिटी काउंसिल हुआ, उसके विषय में पढ़ करके जब आगे बढ़ेंगे तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, वॉर का मतलब वॉर का जो रोकने का तरीका है वो, और वॉर के समय जो लॉज एक्टिवेट हो जाते हैं जो कन्वेंशंस के थ्रू आए हैं, तमाम सारे बैठकों के थ्रू आए हैं, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के विषय में उसके डेफिनेशन को, उसके कंपोजिशन को, उसके जुरिस्डिक्शन को, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। और जिस समय मैंने पहले भी कहा है कि लीग ऑफ नेशंस को आप पढ़ रहे हैं उस समय केवल लीग ऑफ नेशंस को पढ़ना, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही था, तो कैसे लीग ऑफ नेशंस से ये चीज़ सीखी गई कि जब अगली बार से कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने तो वहां पर लीग ऑफ नेशन में जो दुर्बलता उस समय आई थी वो अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ना आए, इसके लिए क्या प्रयास किए गए थे, इस तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। और ब्लॉकेड और कंट्राबैंड ऑफ वॉर मुझे लगता है आपके सिलेबस से शायद निकाल दिया गया है, तो उसको छोड़ दीजिएगा, उसको रहने दीजिएगा।
यूएन चार्टर में जब आप अमेंडमेंट की बात हम लोग कर रहे थे कि यूएन चार्टर के जो साइलेंट फीचर्स हैं उसको पढ़ना है, तो उसमें आप आर्टिकल 108, 109 जो है अमेंडमेंट कैसे होता है, संशोधन कैसे होता है, उसको देख लीजिएगा। और डिस्प्यूट सेटलमेंट में जहाँ पर आप बाध्य करने वाले मेथड्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पर चैप्टर 7 यूएन चार्टर में कुछ सैंक्शंस लिखे हुए हैं, तो वो सैंक्शंस देख लीजिएगा कि अगर नहीं मानेंगे तो बाध्य होकर के चैप्टर 7 के कौन से सैंक्शंस हैं जो इम्पोज करने पड़ जाएंगे, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी आप जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इन सब के पावर वगैरह पढ़ करके जा रहे हैं, और वॉर को पढ़ करके जा रहे हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट को पढ़ करके जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के विषय पढ़ करके जा रहे हैं, उसकी इम्यूनिटीज़ को पढ़ करके जा रहे हैं, तो आपका पेपर बढ़िया होगा। मैं दोबारा से दोहरा दूँ, वीडियो के पहले भी बोला है, शुरुआत अंत में भी बोल रहे हैं कि जहाँ पर केस लॉज हो, जहाँ पर आपके पास कुछ इलस्ट्रेशंस हो, जहाँ पर किसी देश का नाम हो, कोई केस का नाम हो, किसी बड़े दार्शनिक विद्वान का नाम हो जो इंटरनेशनल लॉ का जानकार हो, तो प्रयास कीजिए कि उसको नोट डाउन करके रखिए और उसका पूरा नाम जरूर पढ़िए। अब जैसे मैंने ब्लॉकेट कहा, जैसे मैंने लॉ ऑफ वॉर कहा, तो हो सकता है लॉ ऑफ वॉर सीधे ना पूछ करके लॉ ऑफ वॉर के विषय में कोई कन्वेंशन सीधे पूछ करके उसके साथ एक केस लॉ जोड़ दे, तो आपको केस के थोड़े से फैक्ट लिखने के बाद लिखना वही थ्योरी होता है जो आप पढ़ करके जाते हो। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। शुरुआत के दो विषय के वीडियो पहले से अपलोड है, तीसरा विषय है, चौथा विषय आपका फैमिली लॉ का है, उसको लेकर के हम जल्दी आपके समझ उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।